साथ भीम आर्मी के भी रैपर हैं और ये जिले के उपाध्यक्ष भी हैं। रैप सुनाइए अब आप अपना। रैप के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा कि चेहरे पे चेहरा, आज़ादी पे पहरा है, आंखें फैलाकर देख जो भी मैं इंडस्ट्री है, जंगल तो मैं भी शिकारी है, आज भी है दुनिया साली मुफ्त की मारी है, कन्या कवारी है, रोड पे भिखारी है, बावलात्कारी है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं और लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने जो पहलू है उन्हें दिखाना शुरू कर दिया है। सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। कौन सी पार्टी किस मुद्दे के साथ सामने आ रही, कोई जाति को लेकर सामने आ रही, कोई आरक्षण को लेकर सामने आ रही है, वहीं कोई जो है वो विकास को लेकर सामने आ रही है। बहुत सारे लोग जो है वो यंग लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, कई लोगों के संगठन भी सामने आ रहे हैं। पर देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में आखिर जीत होती किसकी है, परचम लहराता कौन है। आज हम कुछ यंगस्टर से बात करेंगे जो कि हैं भीम आर्मी के। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी भीम आर्मी से यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं यंगस्टर से, यानी कि जो जिला अध्यक्ष है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। अरविंद अवतार नाम है मेरा। अरविंद अवतार जी। हाँ, अरविंद अवतार, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत उत्तम मिशन जी। सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि आपका जो यूथ है वो क्या सोचता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और आप लोगों की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग देखिए, स्पेशल जो भीम आर्मी की प्लानिंग है वो किसी मुद्दे को लेकर नहीं है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो वंचित समाज रहा है अभी तक के, बहुजन समाज रहा है, दलित समाज जिसे कहते हैं, वो हमेशा जो मेन कॉरिडोर है उससे वंचित रहा है और जो सताने की प्रक्रिया है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा हुई है। तो अभी तक के जो सत्ता में हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी ना के बराबर है और उनको एक बार सत्ता में लाना, और इसलिए भी क्योंकि उन जो ऑलरेडी उनके साथ में समस्याएं हो रही हैं वो खुद भी जाने, और जब सत्ता में खुद आदमी आएगा तो अपनी समस्याओं को खुद संभाल पाएगा। तो इसलिए आगे का जो हमारा 2022 का प्रोग्राम है उसमें लोगों को लाना है और लोगों को भागीदारी सत्ता में इसलिए लानी क्योंकि वो अपनी चीज़ों को संभाल पाए और वंचित समाज अपने आगे आ पाए। यंगस्टर्स जितने भी हैं, अगर नौजवानों की बात करें तो रोज़गार की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार कहती है कि हमने नौजवानों को रोज़गार दिया है, रोज़गार से जोड़ा है, कौशल विकास, कौशल प्रशिक्षण दिया है, ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इस बार उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है 4.5 पौने 5 सालों का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या युवाओं को सचमुच रोज़गार से जोड़ा गया है? नहीं, ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने या योगी जी ने बहुत सारे रोज़गार दिए हैं, जैसे कि न्यूज़ मीडिया वालों को रोज़गार दिए हैं, फ्लैक्स बोर्ड वालों को रोज़गार दिए हैं, बहुत तगड़ा रोज़गार दिया है। मतलब आप भी नहीं, अब करना क्या है, अब आप पूरा लखनऊ घूम लीजिए, रोज़गार के नाम पे जो युवा घूम रहे हैं वो उनको 150 रुपये का काम नहीं मिल रहा है और रोज़गार ये दिया जा रहा है कि एक जब चौराहे पे आप खड़े होंगे तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी स्क्रीन मिलेगी और उस पर जो सिर्फ मोदी जी और योगी जी दिख रहे होंगे, ये कहते हुए कि धन्यवाद मोदी जी लिखते हुए। ये रोज़गार है, ये आप देखते रहिए और देख देख के खुश हो जाइए। अच्छा, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आई। स्कूल तो बंद थे, बच्चे घर से रहकर पढ़ाई कर रहे थे, जो शिक्षक थे वो भी घर से पढ़ा रहे थे। कानून व्यवस्था कैसी देखते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी देखते हैं, प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही सारी व्यवस्था? देखिए, कोरोना काल में तो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप खुद ही जान रहे हैं कि योगी जी ने स्कूल बंद कर रखे हैं और दारू शराब की दुकानें खुली हुई हैं। आप सोचिए कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। आज सोचिए कि बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए वरना कोरोना बढ़ सकता है। और जिनके पास, जबकि मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि कोई रोड पर ना आए, कोई रोड पर ना आए, जो रोड पर रहते हैं उनका क्या होगा? जो शोषित वंचित जो हमारा समाज है, ST SC OBC माइनॉरिटी, जो बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा पे है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो कहना है कि हम जब तक एक नहीं होंगे, 85% एक नहीं होंगे, तो हमें नहीं लगता कि भारत की प्रगति हो सकती है। आपका कहने की कहीं ना कहीं पर यूनिटी जो है उसकी कमी है, मतलब सिर्फ आप जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में कह रहे हैं या फिर सभी को लेकर कह रहे हैं? सभी को लेकर मैं बात करूंगा, ST SC OBC माइनॉरिटी को लेकर 85%। हालांकि हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है। जैसे हम तो चाहते भी हैं कि जनरल भी हमारा साथी है, जो गरीब तबके का साथी वो हमारा ही है, हम किसी से, हमारा कोई बैर नहीं। हम ST SC OBC माइनॉरिटी को इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हम जब हमें 85% एक हो जाएंगे तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो गरीब तबके के लिए काम करना तो चाहती है, लेकिन आज तक हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ। अभी भी हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो जाता है, फिर भी हमारे एक FIR तक नहीं लिखी जाती, हमें धक्के मार के भगा दिया जाता है। आज वो मूवमेंट जो खड़ा हुआ मेरे
मेरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आज भीम आर्मी खड़ी हुई है तो आज अभी सोच लीजिए कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या कभी किसी ज़िले में जाती हैं पूछने कि उनके साथ क्या हुआ, उन बेटियों के साथ क्या हुआ, कभी पूछने तक नहीं जाते। इतने सरकार बनने के बाद कोई ये तक नहीं जाता। राहुल गांधी जी गए थे, केजरीवाल जी गए थे। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस लिए काम कर रही है। देखिए जो उन्होंने 60 साल में किया, जब दुनिया जानती है क्या करना है, वो हमें बताना भी नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज क्या करना है। हम पिछली बातें क्यों करें, हमें तो आज बदलना है ना। अगर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से और कुछ पूछना चाहूँगी कि मुद्दे क्या क्या होंगे। जैसे अब बहुत सारी पार्टियां हैं, वो कह रही है हम जाति को लेके। जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, जाति, धर्म, राम मंदिर, ये सारे मुद्दे सामने आए। क्या इस बार लगता है कि आपके माध्यम से जो कोई नए मुद्दे होंगे वो भी सामने आएंगे? क्योंकि एक सिर्फ आरक्षण, हम अगर देखा जाए तो आरक्षण सिर्फ एक मुद्दा होगा, लेकिन हम अगर जैसे आप लोगों की भीम आर्मी आपने बताई, तो और क्या क्या मुद्दों के साथ आप लोग उतर रहे हैं? नहीं, आरक्षण कभी जो है मुद्दा उठाया ही नहीं गया। आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं है। बस ये है कि जब आरक्षण पर जब चोट मारी जाती है तब तकलीफ होती है। हमारा जो मेन एजेंडा है जो 2022 का है वो आरक्षण नहीं है। हमें आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। जब हम एक प्रॉपर लाइन में आ जाएंगे तो आरक्षण की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जो आरक्षण ही बना था, बाबा साहब ने बनाया था, तो शायद आपको पता होगा, वो आरक्षण इसलिए बनाया था कि हमको जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो एक प्रॉपर लाइन में आ जाए। स्टार्टिंग लाइन और एंड लाइन बराबर होनी चाहिए, इसलिए आरक्षण बनाया गया था। लेकिन अभी तक के नहीं हुआ है, तो आरक्षण की बात तो क्या छोड़ दी अगले मुद्दे को। मुद्दा ये है आगे आने वाले समय का, जो 2022 का मुद्दा ये है कि पहली बात तो जो नीतियाँ हैं, जैसे शिक्षा नीति है यहाँ की, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट। भाई जब एक प्राइवेट आदमी है जिसके पास लाखों की सैलरी आ रही है, वो प्राइवेट में पढ़ा सकता है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो कि हमारे बहुजन समाज में लगभग 61% ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती बाड़ी तक नहीं है। वो प्राइवेट में कहाँ से पढ़ा पाएंगे? वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये कहाँ दे पाएंगे महीने में? मतलब बच्चों को अच्छे शिक्षा के लिए प्राइवेट ही जाना चाहिए? नहीं, प्राइवेट मतलब ही नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो चीज़ें सरकारी और प्राइवेट में जो बंटवारा हो रहा है ना, कि आप जो है जो सरकारी में जा रहा है वो पैसे भले ना दे, वहाँ पढ़े और मिड डे मील खाए, घर जाए। लेकिन क्या आपको लगता है जो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं वो ठीक हैं? अगर इतने सरकारी स्कूल ठीक होते तो प्राइवेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो विसमानताएँ हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अभी स्वास्थ्य के लिए ले लीजिए तो एक प्राइवेट अस्पताल अलग होता है और सरकारी अस्पताल अलग होता है। ये ऐसा क्यों है? सभी लोग, भाई भारत में सभी लोग समान है ना, सभी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें क्यों होती हैं? मतलब भाई वो इंग्लैंड वाला आप चाह रहे कि जैसे इंग्लैंड में एक अस्पताल होता है, चाहे रईसों के लिए चाहे गरीबों के लिए? या गरीब हो, उससे लेना देना नहीं है। एक जो ठेला चला रहा है 200 रुपये कमा रहा है, अगर उसकी किडनी खराब, चीज़ें होनी चाहिए कि अगर हमें सरकारी अस्पताल में सीट नहीं मिल रही है तो बाहर बहुत नॉर्मली मिल सकती हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक के ऐसी कोई पॉलिसीज़ के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। बीजेपी के 4.5 साल कैसे देखते हैं? बीजेपी के 4.5 साल क्या, वो आगे के भी आने के लिए जो है वो पूरे बहुत अच्छे दिन। हाँ, वो बहुत अच्छे दिन गिनती। पर उस दूसरी तरफ तो सरकार ये भी कह रही है कि 2,000 रुपये किसानों के खाते में दिया है, MSP बढ़ा दिया है, कौशल विकास के तहत रोज़गार भी जनरेट किया है, प्रशिक्षण दिया है। भाई मैं ये कहता हूँ, वो उन्होंने जो दिया है 2,000 रुपये में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे ज़िंदगी भर एहसान रहेगा उनका। इसलिए एहसान रहेगा, सारी कमाई पहले तो ले रखी है आपने, अब 2,000 रुपये दे या 2 किलो चावल दे रहे हो, उसके लिए एहसान है। भाई आपने सारा रोज़गार अपने हाथ में रखा, हर चीज़ को आप जो है प्राइवेट कर रहे हैं। इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से उनसे फ़ायदा मिलता है। भाई ट्रेनें प्राइवेट हो रही हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, और अभी तक के जो आप एक मुद्दा उठ रहा है टिकट का, जो ट्रेन का टिकट था, प्लेटफॉर्म का टिकट था, अभी तक के लगभग शुरुआत में 2 था, 5 हुआ, 10 हुआ, अभी अचानक से 50 हो गया। हाँ। अभी पर ये तो प्रोटोकॉल देखी जा रही है ना कि कोरोना की वजह से भीड़ वगैरह ना फैले, भीड़ ज़्यादा ना हो, कोरोना ना बढ़े, इस वजह से बढ़ाया जा रहा है ना। इस वजह से पैसे नहीं बढ़ाए जाते ना, इस वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, इस वजह से पर लोग भी कहाँ मानते हैं, लोग भी कहाँ मानते हैं। आप देखिए कि जब लोगों को पता है कि कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद भी जा जाके वो कोने में बैठे हुए स्टेशन पे सो रहे हैं। नहीं, कोरोना काल है, मैं इस चीज़ का मैं सम्मान कर रहा हूँ। वो लोग अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कोरोना काल में। तो काल का आप सम्मान कर रहे हैं? नहीं, इसलिए मैं नहीं, मैं मोदी जी का सम्मान कर रहा हूँ। कोरोना काल में जहाँ तक के हमारी बात है, जो अगर हम कहीं भी छोटा सा भी अगर सम्मेलन प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए रियल मैं अपनी बताऊं, 27 तारीख को हमारा अगला प्रोग्राम है, और उसके लिए उसकी परमिशन के लिए लगभग 1.5 महीने से जो है पूरा जो हमारी कमेटी है
वो भाग रही है, अभी तक परमिशन नहीं मिल रही है। आप अभी चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इवन जो मेन बंदा है जो परमिशन देता है, उसने मुझसे ये कहा है कि अगर आप बीजेपी के होते तो मैं परमिशन दे देता। अच्छा, मतलब अगर आप बीजेपी के होंगे तो आपको परमिशन मिलेगी, अगर आप भीम आर्मी के तो आपको नहीं मिलेगी? ऑनलाइन, हाँ ये ऑनलाइन उसने बोला है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसने मुझसे बोला है कि आप भी चैट किया, चैट पे या फिर ऐसे कुछ? नहीं, अब क्योंकि मैं कभी जब जाता हूँ तो कोई ना कोई तो आदमी वीडियो बनाते रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने ऑन वीडियो बोला है कि भाई किसी बीजेपी का अगर होता कार्यक्रम तो फिर मिल जाती। आप लोग भीम आर्मी के वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल वीडियो दिखाऊंगा दिखा इसका, सकते अभी हैं? तुरंत में नहीं है मेरे पास में, अच्छा, वो आर्टिसल रखती है। अच्छा, ओके। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये इंटरनल नहीं है, बिल्कुल ओपन बोलते हैं कि आप अगर बीजेपी के हैं तब तो काम होगा और नहीं तो नहीं होगा। और मैं आपको एक और चीज़ से अवगत करा दूं, मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ और मेरे पीछे जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा मेरे पास 3 मुद्दे हैं जो सुबह से वहाँ पर मुझे जाना है। ये लीगल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ कि बहुजनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहुजनों की ज़मीन छीनी जा रही है। एक बंदा किसान जो है लगभग 1.5 साल से परेशान है और उसकी बिल्कुल ना थाने में सुनी जा रही है, ना एसडीएम साहब सुन रहे हैं, ना डीएम साहब सुन रहे हैं, ना एसीपी साहब सुन रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब ये जो प्रशासन है वो ये कहता है, उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने जो ज़मीन है आपकी वो किसी ने छीनी है और आपने अपने साइन कर दिए हैं, जबकि उसने कहा है कि धोखे साइन करवाया गया, ज़बरदस्ती साइन करवाया गया। वो उसकी नहीं सुन रहा। अच्छा। जब खुद किसान कह रहा है धोखे साइन करवाया गया, मैंने बेचा नहीं है, और वो 1.5 साल से परेशान हो रहा है। और अभी जो है इसमें भी आप कानून व्यवस्था को थोड़ा प्रशासन में कानून व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है वो मोदी जी के हाथ में अब वो जा चुकी है ऑलरेडी। उन्होंने कौन सी चीज़ें थी? बाकी 2 चीज़ें ये, एक तो कानून व्यवस्था ये हो गई खुद, अरे पूरे मोदी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो जहाँ चाहे सब कुछ कर सकते हैं। मेरा मीडिया है, मेरे पत्रकार हैं, मेरा शहर है, मेरे फ्लैक्स बोर्ड है, मेरा कानून है, तुमको जहाँ रहना है वहाँ रहो। अब हम तुमको वही देंगे जो हमारा जी चाहेगा, वो वही दे रहे हैं। अभी 2 किलो चावल मिल रहा है, अभी कुछ दिन बाद हो सकता है 2000 रुपये भी मिल रहे हैं। हाँ, 2000 रुपये मिल रहे हैं। आप बताइए, 2000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 2000 रुपये दे रहा हूँ, 2000 रुपये दे रहा हूँ, पूरा घर चला लीजिए। चला सकते हैं, मुमकिन है। सेविंग की बात अगर मैं पूछूँ तो सेविंग्स अभी बहुजन समाज के पास जाएं, ये मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी ऑलरेडी उसी समाज से हूँ। ये पूरे बहुजन समाज से आप जब पूछेंगे ज़्यादा बेहतर है। सेविंग के बारे में अगर पूछेंगे ना बहुजन समाज के बारे में, वो जानते ही नहीं सेविंग क्या होती है। वो अगर अपनी दाल रोटी चला ले, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सेविंग तो आप भूल जाइए, और इस सरकार में तो मुमकिन नहीं है सेविंग क्या होती है, क्योंकि वो खुद ही कह रही है ना कि हम आपको हर चीज़ अपनी तरफ से दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका पहले पूरी तनख्वाह ले रखी है हमने, और महीने के आखिरी में आपको 2 किलो चावल और सेविंग्स के लिए 2000 रुपये अकाउंट में डाल दिया जाएगा, मेरा मन चाहेगा तो। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि झोले बांटे थे, 5 किलो के 10 किलो के झोले बांटे थे। और इत्तेफाक से मैं भी ऐसी जगह पर था जहाँ पर झोले बांटे जा रहे थे। झोले का मतलब ये था ना कि वो झोला 5 किलो गेहूँ के लिए बांटा गया था, इतना बड़ा झोला। और लगभग जो गेहूँ का रेट होता है टोटल 100 रुपये के आसपास का उनके हिसाब से, और झोला 150 रुपये का। ये किसका है पैसा हमारा है, टैक्स का है, हमने टैक्स भरा है, उसका पैसा है। और वो भी झोला इतनी बेइज्जती के साथ। भाई साहब, एक गेहूँ ऊपर से अगर डालेंगे खट से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे इतना हल्का झोला था? नहीं, बिल्कुल नीचे से खुला हुआ। अच्छा। जब उससे पूछा गया कि भाई ये क्या, इस झोले क्या? नहीं, इसको लेके खड़े हो जाइए, फ़ोटो खिंचा लीजिए, इतना ज़रूरी है बस। अच्छा, और कुछ नहीं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए वो झोले बांटे जा रहे हैं ताकि घर जाए। यूथ जो है ना भीम आर्मी का, वो सिर्फ बोलता ही नहीं है, गाता भी है। रैप का चलन है, हॉलीवुड के बॉलीवुड के बहुत सारे रैप हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के भी रैपर हैं, बात करते हैं, और ये ज़िले के उपाध्यक्ष भी हैं। रैप सुनाइए अब आप अपना। रैप के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा कि चेहरे पे चेहरा, आज़ादी पे पहरा है, आंखें फैलाकर देख जो भी मैं कह रहा है। इंडस्ट्री है जंगल तो मैं भी शिकारी है, आज भी है दुनिया साली मुफ्त की मारी है, कन्या का वारी है, रोड पे भिखारी है, बाबा लतकारी है। अरे कौन है हिंदू और कौन मुसलमान है, कुर्सी का रूप जड़े गधा पहलवान है, हर दुनिया हर पल देखो मरता किसान है, इंसानों की दुनिया में पनपता शैतान है। जय भीम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रैप के माध्यम से लोग जो है ना, या फिर भीम आर्मी जो है, वो अपनी सारी बातें बताना चाहती हैं कि किस प्रकार की उनको दिक्कत परेशानियां होती है। जात पात की जो बातें सरकारों द्वारा फैलाई जा रही है, उसे नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि जो भी अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है, पिछड़े वर्ग के ऊपर हो रहा है, वो रुक जाना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए।
ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़।